हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या उपयोग है उसके बारे में बात करनी है हम लोगों को। पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस के नियमों को पढ़ा, जिसमें फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात हम लोगों ने की। उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जाना। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है जिसको फैराडे ने दिया, उसको हम लोगों ने पढ़ा, उसका उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस का हम लोगों के जीवन में क्या उपयोग है। तो चलिए यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दैनिक जीवन में आप देख सकते हैं जितने भी प्रकार के सामान आपके चारों तरफ मौजूद होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि सामान बना हुआ किसी और मटेरियल का होता है, उसके ऊपर परत किसी और मटेरियल का चढ़ा हुआ होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें तो जस्ते का लेपन, जैसे कि आयरन जो होता है उसके ऊपर जस्तीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन किया जाता है ताकि उसको कोरोड होने से बचाया जा सके, उस पर जंग लगने से बचाया जा सके। तो जस्तीकरण एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड है, जस्तीकरण एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि है जिसके माध्यम से हम लोग लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। या फिर आपके बाथरूम में जितने भी प्रकार के नल आपको दिखाई देते होंगे, या फिर कुछ साइकिल की अगर बात करें तो साइकिल में जो हैंडल होता है या फिर जो घंटी उसका होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं लोहे की बनी हुई होती हैं और उस पर स्टेनलेस स्टील की परत चढ़ाई जाती है। तो बहुत सारे ऐसे रॉयल गोल्ड के सामान आप बाजार में देखते होंगे जिसका उपयोग आप ऑर्नामेंट्स के रूप में करते होंगे, आभूषणों के रूप में करते होंगे। उसमें जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि रॉयल गोल्ड के सामान, जिसमें होता क्या है कि वो सस्ते मटेरियल का बना हुआ होता है और उसके ऊपर महंगे जो धातुएं हैं उनकी परत चढ़ाई जाती है। जैसे चांदी का परत चढ़ाना, सोने का परत चढ़ाना, ये सारी प्रक्रिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंतर्गत आती है। यानी ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि सस्ते धातुओं के ऊपर जब महंगे धातुओं का लेपन किया जाता है विद्युत अपघटन विधि से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि सस्ते धातुओं के ऊपर, सस्ते धातुओं के ऊपर महंगे, या फिर महंगे की जगह पे आप ऐसा लिख सकते हैं डिजायरेबल, मतलब कि ऐसा लिखा जा सकता है कि सस्ते धातुओं के ऊपर महंगे धातुओं का परत इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से करना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। चलिए इस विधि को हम समझा भी देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोग लीजिए चांदी का लेपन, लोहे के ऊपर। तो देखिए लोहा जो है वो क्या है, आपका एक सस्ता धातु है चांदी की तुलना में, और चांदी एक महंगा धातु है। तो देखिए कैसे हम लोग वैद्युत लेपन करेंगे, इसको हिंदी में वैद्युत लेपन कहते हैं। आप लोग लिख सकते हैं ये वैद्युत लेपन है। इस वैद्युत लेपन को करने के लिए आपको करना क्या होता है, तो ध्यान देना होता है कि कैथोड और एनोड, यानी कैथोड और एनोड,
तो कैथोड और एनोड, कैथोड किसका बनाया जाएगा, तो जिस धातु के ऊपर परत चढ़ाना होता है, उसी प्रकार से एनोड किसका बना होता है, जिस धातु का परत चढ़ाना होता है, मतलब जिस धातु के ऊपर परत चढ़ाना है उसे हम कैथोड बनाते हैं और जिसका परत चढ़ाना है उसे हम एनोड बनाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, आप यहाँ पे एक बर्तन लें वैद्युत अपघटनी सेल की तरह, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह, और यहाँ पे आप एक एनोड बनाएंगे, यहाँ पर आप एक कैथोड बनाएंगे और इसे बैटरी से जोड़ देंगे। तो धनात्मक भाग से जोड़ने वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग कहेंगे एनोड और ऋणात्मक भाग से जुड़ने वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग कहेंगे कैथोड। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हमें इस उदाहरण में चांदी का लेपन करना है, तो जिसका लेपन करना होता है उसे हम क्या बनाते हैं, एनोड, यानी ये क्या हो गया, सिल्वर, और जिसके ऊपर लेपन करना है उसे हम बनाते हैं कैथोड, यानी कि ये क्या हो गया आपका, आयरन। तो आयरन के ऊपर सिल्वर का आपको करना है लेपन, और एक बात ध्यान देने की जरूरत होती है, जिस धातु का लेपन करना है उसी धातु का के लवण का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, जिस धातु का लेपन करना होता है उसी धातु का लवण इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में उपयोग करते हैं। तो चलिए, यहां पर सिल्वर को वैद्युत लेपन करना है आयरन के ऊपर, अतः इसमें सिल्वर का हम लोग लवण लेंगे। सिल्वर का लवण हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेशियम, यहाँ पे हम लिख रहे हैं पोटेशियम आर्जेंटो साइनाइड, यानी KAgCN होल ट्वाइस, ये हो गया पोटेशियम आर्जेंटो साइनाइड। जब विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित होगी तब ये विद्युत धारा जैसे ही इस विलयन में आएगा, इस सॉल्यूशन में आएगा, ये टूट जाएगा अपने आयन में K+ और यहाँ पे ध्यान दीजिए AgCN होल -2, यानी AgCN K+ और AgCN माइनस में ये टूटेगा। तो ये अपने आयनों में टूटेगा और आयनों में टूटने के बाद कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या होगी, यहाँ पे हम लिखेंगे कैथोड। कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया आप ध्यान से समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या मिल गया आपको, AgCN- और यहाँ पे मिल गया आपको K+। तो देखिए, पोटेशियम यहाँ जाएगा, और ये देखिए एक बात और ध्यान देना है कि ये जो AgCN होल ट्वाइस जो है ये यहाँ से टूटेगा माइनस Ag+ में और Cn माइनस में। अब क्योंकि पोटेशियम और सिल्वर दोनों आयन धनात्मक हैं, तो कैथोड पे जाने वाले आयन क्या हो सकते हैं, सिल्वर हो सकते हैं, चाहे तो पोटेशियम हो सकते हैं। परंतु इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हम पढ़ेंगे वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, तो रिडक्शन पोटेंशियल आपको ये बताएगा कि सिल्वर आसानी से कैथोड पर जमा हो सकता है, किसकी तुलना में, पोटेशियम की तुलना में, क्योंकि सिल्वर इलेक्ट्रॉन ग्रहण आसानी से करता है पोटेशियम की तुलना में, क्योंकि पोटेशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ag+ जो है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बदल जाएगा किसमें, Ag सॉलिड में। और इस प्रकार से यहाँ पर धीरे धीरे करके
सिल्वर जो है वो क्या होगा, जमा होते जाएगा और एक साथ हमें क्या यहाँ मिल जाएगा, सिल्वर Ag की परत। अब Ag का परत चढ़ गया, सिल्वर का परत चढ़ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से अलग हटा के दूसरे पदार्थ को लगा दीजिए, फिर वहां पे सिल्वर का परत आप चढ़ा सकते हैं। तो ये जो आपका सिल्वर था, आपने एनोड के रूप में सिल्वर लिया था, या जैसे जैसे सिल्वर यहाँ से यहाँ जमा होते जाएगा, यहाँ से सिल्वर फिर से ये किसमें आता चला जाएगा, इस सॉल्यूशन में आता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपका एनोड पूरी तरह से घुल जाएगा, तब आपको जरूरत पड़ेगी एनोड के रूप में दूसरे सिल्वर को लगाने की। इस प्रकार से हम लोग वैद्युत लेपन करते हैं, जिसको कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से होती है। अतः हमारे दैनिक जीवन में इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बहुत ज्यादा उपयोग है। बहुत सस्ते धातुओं को हम लोग वैद्युत लेपन विधि से कुछ ऐसे पदार्थ बना सकते हैं जिसका कि संक्षारण नहीं होता है, कोरोजन नहीं होता है, और दैनिक जीवन में हम उसका उपयोग कर पाते हैं। लोहे को अगर आप रख दें वातावरण में तो उसमें जंग लग जाता है, परंतु अगर उसके ऊपर जस्ते का लेप चढ़ाते हैं और जस्ते का लेप चढ़ने के बाद उस पर जंग लगना बंद हो जाता है। तो ये हो गया आपका वैद्युत लेपन। आप इस वैद्युत लेपन को नोट करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को। अब इसके आगे दूसरा उपयोग बताएंगे। तो दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोटाइपिंग, जिसको कहते हैं वैद्युत शोधन। ये देखिए दूसरा उपयोग हो गया आपका इलेक्ट्रोटाइपिंग। इसको कहते हैं विद्युत मुद्रण। देखिए विद्युत मुद्रण का मतलब क्या होता है कि आप जैसे देखे होंगे कि आपके पास जो पैसे होते हैं, मुद्राएं जो होती हैं, उसमें ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि वो बना हुआ लोहे का होता है, लेकिन उस पर परत चढ़ा हुआ होता है। उस पर जो छपाई होती है वो किसी दूसरे धातु से किया जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहले एक ब्लॉक बनाया जाता है मोम का। उस मोम के ब्लॉक के ऊपर ग्रेफाइट चढ़ाया जाता है ताकि वो विद्युत का क्या हो सके, सुचालक हो सके, और उसे फिर इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग करते हैं। और इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग करने के बाद जिस धातु की परत चढ़ानी होती है उस धातु से विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित किया जाता है। इलेक्ट्रोड के रूप में धातु, जिस धातु का परत चढ़ाना होता है उसको बनाकर एक ब्लॉक तैयार किया जाता है, जिसपे क्या हो जाता है कि जिस धातु का आप परत चढ़ाकर उसका एक ब्लॉक बनाना चाहते हैं वो वहां पे जमा हो जाता है। उसके बाद लगातार लोहे का जो पैसा है, जो पैसा आपके पास 5 रुपया 10 रुपया के रूप में आता है, उसके ऊपर उसकी छपाई होते जाती है। तो ये किसके वजह से होता है, ये जो ब्लॉक बनने की तैयारी होती है, ब्लॉक जो बनता है वो किस कारण से बनता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से बनता है। इसलिए अगला उपयोग हो गया विद्युत मुद्रण का, यानी मुद्रा को बनाने में इसका उपयोग करते हैं। फिर आगे अगर बात करें तीसरा, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। यानी कि धातुओं का, यहाँ लिख देते हैं आपको, धातुओं का शोधन। यानी कि बहुत सारे धातुएं जो हम लोग के दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं वो उस अवस्था में प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं जिस अवस्था में आप उपयोग करते हैं। जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, कॉपर हो गया, इस तरह की जो धातुएं हैं, जिंक हो गया, ये इस तरह की जो धातुएं हैं, ये धातुएं वातावरण में किस रूप में मिलती हैं, तो अयस्क के रूप में मिलती है। अयस्क यानी पत्थर के रूप में मिलता है। उसका फिर बहुत सारे प्रक्रिया से उसे गुजारा जाता है, तब जाके कहीं हमें धातु प्राप्त होता है। और वह धातु पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां फिर भी मिली हुई होती है। तो
धातुओं को शुद्ध करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए फिर से हम लोग इसी विधि का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि का, जिसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि आपको चांदी की ही बात करें, चांदी का शोधन करना है तो उसमें करना क्या होता है कि अशुद्ध चांदी के पत्थर को यहाँ पे एनोड के रूप में लगाते हैं। ध्यान दीजिए, अशुद्ध चांदी के पत्थर को एनोड के रूप में लगाएंगे। जिस धातु का शोधन करना है उस धातु का लवण लेंगे और साथ में कैथोड के रूप में हम लोग शुद्ध धातु को लेंगे, यानी कि शुद्ध चांदी का यहाँ पत्थर लगाएंगे, इलेक्ट्रोड बनाएंगे। अब ये प्रक्रिया जब अपनाएंगे तो चांदी इससे निकल कर यहाँ जमा होगा और इससे निकल के सॉल्यूशन में आएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर पाएंगे, सिल्वर का शोधन कर पाएंगे, यानी कि रिफाइनिंग कर पाएंगे। तो ये एक विधि है जिस विधि के माध्यम से, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के माध्यम से हम लोग करीब करीब शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो ये होगी प्रक्रिया क्या, शुद्धता की ओर, कि इस तरह से शुद्ध धातुएं हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो दैनिक जीवन में इसका उपयोग हो गया। अब इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद आगे हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्टेंस के बारे में, चालकता के बारे में। अब अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाता है, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी या फिर चालकता। तो हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं चालकता के बारे में। तो आप लोग क्या करें, इसको नोट डाउन करें और नोट डाउन करने के बाद अब हम लोग चालकता के बारे में बात करते हैं। चलिए आज हम अभी बात कर लेते हैं विद्युत अपघट्ट विलयन की चालकता, यानी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा किस प्रकार प्रवाहित होती है उसके बारे में बात करेंगे। यानी हम लोग पहले चालकता के बारे में बात करेंगे, फिर चालक्य के बारे में बात करेंगे, यानी कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे, कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो इन सबों से संबंधित जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इन सब टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हम लोगों के लिए यहाँ पर कि चालकत्व, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टेंस, क्या होता है, इसके बारे में बात करनी है हम लोग को। तो देखिए, आप लोग जब क्लास 10 में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे, जिसको कि आपने पढ़ा है, तो वहां पे आपने जाना है कि रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस, जिसको प्रतिरोधकता कहते हैं। तो प्रतिरोधकता क्या होता है इसके बारे में फिर से एक बार हम रिवाइज करें, क्योंकि आपने पढ़ा है प्रतिरोधकता। तो उसी प्रतिरोधकता के आधार पे हम चालकत्व की परिभाषा देंगे, चालकत्व आपको समझाएंगे चालकत्व होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले आपको प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम प्रतिरोध लिख रहे हैं, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है, तो आपने पढ़ा है कि प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध तारों की लंबाई का समानुपाती होता है। यानी कि अगर R से हम प्रतिरोध को दर्शाएं तो R किसके समानुपाती होगा, R L के समानुपाती होगा। और L क्या होता है, जो आप तार उपयोग करते हैं उस तार की लंबाई होती है। पहला पॉइंट तो ये आपने पढ़ा होगा। दूसरा पॉइंट आपने ये पढ़ा होगा कि प्रतिरोध तारों के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, जिसको कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए इसका मतलब क्या हो गया, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और A यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। तो हेयर लिख देंगे A इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया,
और यहाँ पे हो गया L इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि तार की लंबाई। अब देखिए दोनों को एक साथ अगर आप लाएं तो क्या लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। ये आपने पढ़ा हुआ प्रतिरोध के बारे में कि किसी भी तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होती है उसकी प्रतिरोधकता उतनी ही ज़्यादा होती है, और किसी भी तार की मोटाई यानी उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो जितना ज़्यादा होता है उसकी प्रतिरोध क्षमता उतनी ही कम होती है। तो हम यहाँ पे ध्यान दें कि R हो गया आपका प्रतिरोधकता, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और यहाँ पर हम और में लिख सकते हैं R बराबर रो इंटू L बाई A। जहाँ लिखेंगे, जहाँ रो इक्वल टू, इसको RH रो कहते हैं, रो इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके पास निकल के आया R बराबर रो इंटू L बाई A। और एक बात मैं बताऊं आपको कि किसी भी तार की या फिर वैसे किसी भी पदार्थ के जिसे विद्युत धारा प्रवाहित होनी होती है उसके प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जस्ट उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, यानी कि चालकता। यानी कि किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह विद्युत धारा किस गति से कितनी दूर तक प्रवाहित होगी, इसी को क्या कहेंगे हम, कंडक्टेंस या चालकता कहेंगे। यानी कि किसी भी तार में विद्युत को रोकने की क्षमता, प्रतिरोध करने की क्षमता जितना कम होगी उसकी चालकता, उसका चालकत्व तो उतना ज्यादा होगा, और किसी भी तार में विद्युत को रोकने की क्षमता जितना ज्यादा होती है उसका चालकत्व उतना कम होता है। तो एक तरह से हम कहें कि चालकत्व क्या हो गया, प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती हो गया, यानी कि चालकत्व, प्रतिरोध ज्यादा है तो चालकत्व कम है, चालकत्व ज्यादा है तो प्रतिरोध कम है। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये तो प्रतिरोध की बात हो गई और यहाँ पे हमने प्रतिरोधकता की बात कर ली। अब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं चालकत्व, जिसको कि कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस को अगर परिभाषित करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती चालकत्व होता है। यानी कि क्या हो गया, अगर चालकत्व को आप C से डिनोट करें तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि चालकत्व जो है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप यहाँ पे हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू K। ये K नहीं, इसको कप्पा पढ़ा जाता है, ये रेजिस्टिव, ये इसका कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, और क्या लिखेंगे, इनटू 1 बाई R। और जहां पे हम लिख देते हैं, जहां C बराबर कंडक्टेंस हो गया, R बराबर हो गया आपका क्या, रेजिस्टेंस, और ये देखिए इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं कप्पा पढ़ा जाता है। देखने में के जैसा लगता है लेकिन यहाँ पे एक लाइन देखिए लंबा खिंचाया हुआ है, इसलिए इसको कप्पा बोलते हैं, लैटिन वर्ड है। और इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी, या फिर इसको कह देंगे कंडक्टेंस कांस्टेंट, कंडक्टेंस कांस्टेंट। तो ये हो गया, जैसे रेजिस्टेंस कांस्टेंट आपका रो था, इसको रेजिस्टिविटी या यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट भी कहते हैं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही कहते हैं। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट जैसे रो यहाँ पे उपयोग किया जाता है, उसी तरह से कंडक्टेंस कांस्टेंट यानी कि कंडक्टिविटी कप्पा को माना जाता है। तो ये तो निकल के आ गया आपके पास एक सूत्र कि कंडक्टेंस क्या हो गया कि
प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो अगर आपने क्लास 10 में प्रतिरोध अच्छे से पढ़ा है तो आप कंडक्टेंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और कंडक्टेंस को अगर परिभाषित करें तो सीधी सी बात है कि किसी भी तार या फिर कंडक्टर यानी कि चालकत्व जो होते हैं, किसी भी कंडक्टर मटेरियल जो कि विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकता है, उसके द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। यानी द कैपेसिटी टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मटेरियल दैट इज कॉल्ड इट्स कंडक्टेंस। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंडक्टेंस कहेंगे। तो चलिए परिभाषित भी हम कर देते हैं। किसी भी कंडक्टर के द्वारा, कंडक्टर मटेरियल के द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता को क्या कहेंगे? चालकत्व या फिर कंडक्टेंस कहते हैं। ये तो परिभाषा सिंपल सी हो गई, लेकिन कंडक्टेंस होगा क्या? प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर आप प्रतिरोध अच्छी तरह से समझते हैं तो कंडक्टेंस काफी अच्छा आपको समझ में आएगा। चलिए कुछ और रिलेशनशिप है कंडक्टेंस का, हम इसके आगे बात करते हैं। तब तक आप क्या कीजिए? इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, कंडक्टेंस क्या हो गया? C बराबर क्या आपने लिख दिया? 1/r। और ध्यान दीजिए अभी आपने पढ़ा था R बराबर रो इंटू L/A, अभी आपने पढ़ा था। तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से? C बराबर 1/रो इंटू L/A लिखा जा सकता है। अब देखिए 1/रो इंटू L हो गया। अब देखिए ये हो गया कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस आपको मिल गया यहाँ से। तो कंडक्टेंस जब आपको यहाँ से मिल गया तो आप क्या लिख सकते हैं? और में लिख सकते हैं C बराबर 1/रो इंटू A/L। ये आपका क्या मिल गया यहाँ से? कंडक्टेंस मिल गया। कंडक्टेंस क्या हो गया? तो 1/रो इंटू A/L, जहां आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? रो बराबर रेजिस्टिविटी, फिर क्या लिख सकते हैं? ए बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एल बराबर क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए ये हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टेंस बराबर क्या लिख देंगे? 1/रो इंटू A/L। तो ये हो गया कंडक्टेंस के बारे में। तो चलिए कंडक्टेंस के बाद हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में कहीं बात करेंगे, यानी विशिष्ट चालकता के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कप्पा से। देखिए क्या किससे डिनोट करते हैं? कप्पा से। तो कप्पा से डिनोट किया जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, जिसको कि हम लोग कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ध्यान दीजिएगा कि विशिष्ट चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए हमने क्या लिखा?
विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर आप इसको कप्पा लिखेंगे तो इसको 1/ρ लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले हम आपका प्रतिरोधकता को दर्शा दें, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, रेजिस्टिविटी। और ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी बराबर हम लोगों ने क्या लिखा था, रो। पहले तो यहां से आप चाहे तो निकाल सकते हैं R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, और अब क्या लिख सकते हैं यहां से R इंटू ए इक्वल टू रो इंटू एल, और रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। ये क्या मिल गया था आपको, यहाँ से रेजिस्टिविटी मिल गई थी, प्रतिरोधकता मिल गया था। और आपने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 1/ρ, तो आप कप्पा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/r इंटू ए बाई एल। ये तो मिल गया आपको यहाँ से। अब देखिए और में क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, और में क्या लिख सकते हैं, कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। ये आपको यहाँ से निकल के आ गया। वेयर हम कर लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, या फिर हिंदी में लिखें तो लिखेंगे जहाँ के बराबर, यानी इसको कप्पा मान लीजिए, के नहीं, इसको कप्पा बराबर कंडक्टिविटी, और इसको मान लेते हैं एल बराबर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और यहाँ पे ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, आपको एक बात मैं बताऊं, यहाँ पर अगर हम एक वायर लें और इसको कुछ इस प्रकार से आप दर्शा दें, तो यहाँ से लेकर इसको आप लेंथ मान सकते हैं। ये क्या हो गया, आपकी लेंथ हो गया। जबकि ये जो आप एरिया नजर आपको आ रहा है, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहेंगे। तो इसका यूनिट जो होगा उसको सेंटीमीटर में अगर आप मान के चलें, तो इसमें सिर्फ एक लंबाई है जिसको सेंटीमीटर में मानेंगे, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का अगर यूनिट की बात करेंगे तो इसमें लंबाई और मोटाई दोनों है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ध्यान रखिएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर लें तो मीटर स्क्वायर, तो और अगर हम लेंथ की बात करें तो मीटर लेंगे तो मीटर, और अगर सेंटीमीटर लेंगे तो सेंटीमीटर। ये तो हो गई बातें आपकी। तो आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए, और इसको हम लोग सेल कांस्टेंट भी कहते हैं एल बाई ए को। आगे हम बात करेंगे एल बाई ए का उपयोग कहाँ पे है और किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो एल बाई ए को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कह सकते हैं। चलिए, तो एक बात और मैं बताऊँ आपको, जैसे देखिए हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, दो इलेक्ट्रोड को लिया था, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका हो गया एनोड, और ये हो गया आपका कैथोड। तो देखिए इसका अगर आप बात करें क्रॉस सेक्शनल एरिया का, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको अगर आप 1 सेंटीमीटर मान लें, यानी कि दो इलेक्ट्रोड के बीच का दूरी, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी यानी लेंथ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड बराबर क्या हो गया आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि
1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी अगर 1 सेंटीमीटर हो तो उसके बीच के चालकता को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। ये हो गया आपके पास विशिष्ट चालकता कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी अगर 1 सेंटीमीटर है तो इस 1 सेंटीमीटर के बीच में जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है उनके बीच जो कंडक्टेंस होगा, चालकता होगा, चालक्य होगा, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि कंडक्टेंस जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता कहेंगे। तो विशिष्ट चालकता का मतलब क्या हो गया कि ये स्पेसिफिक है, मतलब विशिष्ट है। जिस प्रकार का आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उपयोग करेंगे उस तरह का आपका चालकता मिलेगा। सोडियम क्लोराइड को अगर उपयोग करेंगे तो उसका चालकता कुछ और आपको मिलेगा, अगर उसके जगह पे आप सिल्वर क्लोराइड यूज कर लें तो उसका चालकता कुछ और मिलेगा। यानी कि मिनिमम आपको क्या समझना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले इलेक्ट्रोड क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले इलेक्ट्रोड के बीच अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा है जिसकी दूरी 1 सेंटीमीटर है और उसके बीच जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी। तो ये तो हो गई कंडक्टिविटी की बातें। अब एक बात और रह गया, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है। हम इसके पहले आपको कंडक्टेंस का यूनिट बताएंगे, फिर हम आपको कंडक्टिविटी का यूनिट बताएंगे। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अभी हम बात कर लेते हैं कंडक्टेंस का यूनिट और कंडक्टिविटी का यूनिट। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्टेंस की यूनिट के बारे में, यानी कि चालकत्व की इकाई के बारे में। तो अभी जो फॉर्मूला आपके पास निकल के आया उसमें C बराबर आपने क्या देखा था, 1/r, और आपको पता है कि रेजिस्टेंस जिसको कि प्रतिरोध कहते हैं, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम होता है। ये तो आपको पता है, जिसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा है। प्रतिरोध का जो इकाई होता है वो यूनिट होता है, जिसको कि आप ओम यूनिट होता है, जिसको कि आप इस तरह से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कंडक्टेंस आप C से अगर लिख रहे हैं तो 1/ओम लिख सकते हैं और इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। और में आप क्या लिखेंगे, C बराबर ओम इनवर्स, या फिर C बराबर आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया यूनिट, ध्यान रखिएगा। तो कंडक्टेंस का यूनिट ओम, और इसको ओम इनवर्स भी कहते हैं, या फिर आप इसको चाहें तो एक और नाम से जान सकते हैं, और में इसको महो कहा जाता है, MHO। ओम को का उल्टा महो होता है। तो आप देखेंगे कंडक्टेंस का यूनिट जो आपको देखने को मिलेगा सब जगह पे, वो क्या देखने को मिलेगा, महो मिलेगा, MHO महो। ओम का उल्टा क्या हो गया, महो। तो ये तो हो गई चालकत्व की इकाई। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, अब बात कर लेंगे हम लोग चालकता की इकाई के बारे में। तो चलिए आगे लिखते हैं चालकता, विशिष्ट चालकता। यहाँ पे हम लिखते हैं विशिष्ट चालकता की इकाई, और लिखेंगे क्या, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या हो गया, विशिष्ट चालकता की इकाई या यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको तो हम लोगों ने डिनोट किया था K से। तो देखिए ये हो गया आपके पास कप्पा, और कप्पा बराबर आपने क्या लिखा था, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए। K बराबर आपने क्या लिखा था, 1 इंटू R इंटू क्या लिखा था, 1/r
इंटू ए बाई एल, एल बाई ए, क्या लिखा था, एल बाई ए। अब देखिए यहां से लिखिए, और में क्या लिख सकते हैं, कप्पा बराबर 1/ओम लिख दीजिए, इंटू लेंथ को आप सेंटीमीटर है मान ले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इकाई हमने बताया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर आपका कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या, और में अगर आप लिखें तो कप्पा बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपके पास इकाई मिल गया। और आप क्या लिख सकते हैं, कप्पा बराबर महो सेंटीमीटर इनवर्स, इसको ध्यान में रखिएगा, ये यूनिट है, कप्पा की इकाई है, यानी कि ये आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस की इकाई हो गई और ये हो गया चालकत्व की इकाई। तो चलिए आज हम लोगों ने अपने क्लास में बात किया इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग दैनिक जीवन में, उसके बाद बात किया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है उसका कंडक्टेंस क्या होता है, यानी कि चालकत्व क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।